नमस्कार साथियों। शिवयो क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के न्यूज़ एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे न्यू पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश। तो हाल ही के कुछ सालों में हमने बांग्लादेश में तख्ता पलट देखा। लाइक बांग्लादेश का अगर हम पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात करें तो काफ़ी अफरा तफरी हमको देखने को मिली, जहाँ पे कि शेख हसीना की जो सरकार थी वो कोलैप्स कर गई। उनको बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ गया। फिर इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ एंड फरवरी 2026 में चुनाव हुए, जहाँ पे कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई। तो बांग्लादेश में आफ्टर डेकेड्स, लाइक दसियों साल के बाद, आवामी लीग, बांग्लादेश आवामी लीग पार्टी पावर से हट गई एंड एक नई पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार बनाई है। तो दैट इज व्हाट द न्यू पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश इज अबाउट। तो बांग्लादेश में हमने, लाइक, अगर हम बांग्लादेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात करें तो एक नई सरकार बनी है आफ्टर डेकेड्स एंड डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा इंडिया पे भी, लाइक, एंड साउथ ईस्ट एशिया। मतलब हमको ये देखना है कि जो अभी नई सरकार है वो भारत के साथ उसके कैसे रिलेशंस होंगे, चाइना के साथ उसके कैसे रिलेशंस होंगे, यूएस के साथ उसके कैसे रिलेशंस होंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे। सो दिस इज व्हाट द न्यू पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश इज अबाउट। तो इस न्यूज़ एनालिसिस में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम की इवेंट्स की बात करें तो वी विल टॉक अबाउट की पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन बांग्लादेश 2024-25। की पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन बांग्लादेश, लाइक, जो अफरा तफरी हमको बांग्लादेश में देखने को मिली, हम उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। फिर वी विल टॉक अबाउट जमात ए इस्लामी। उसके बाद हम चर्चा करेंगे चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश। बांग्लादेश का पॉलिटिकल लैंडस्केप बिल्कुल बदल चुका है। बीएनपी जो है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो सत्ता में आ चुकी है, उसको पावर मिल चुकी है एंड बांग्लादेश का पॉलिटिकल लैंडस्केप बिल्कुल बदल चुका है। उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड वी विल डिस्कस की इश्यूज फॉर द न्यूली इलेक्टेड बीएनपी। वी विल डिस्कस द की इश्यूज फॉर द न्यूली इलेक्टेड बीएनपी। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस करेंगे एक एक करके। सो की पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन बांग्लादेश। तो सबसे पहले लेट अस लुक एट की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन बांग्लादेश 2024-2025। लाइक, बांग्लादेश में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, लेट अस लुक एट दैट। तो सबसे पहले तो जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, उनको देश छोड़ के भागना पड़ गया। तो बेसिकली हमने देखा था कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ गया था एंड द रीजन फॉर दैट इज द यूथ लेड अपराइजिंग। तो अगस्त 2024 में हमको मास प्रोटेस्ट देखने को मिला और वो प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा उग्र हो गया था कि प्राइम मिनिस्टर, उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनको बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ गया था एंड उसके बाद उनकी सरकार कोलैप्स कर गई एंड एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ विच वाज लेड बाय मोहम्मद यूनस। एंड जब इंटरिम गवर्नमेंट की सरकार बनी, मोहम्मद यूनस की सरकार बनी, तो दे लिफ्टेड द बैन ऑन इस्लामिस्ट पार्टी पार्टिसिपेशन। क्योंकि जब तक शेख हसीना की सरकार थी तो उन्होंने पूरी तरीके से बैन लगा दिया था ऑन इस्लामिस्ट पार्टी। So these bans were lifted. So bans were lifted on Islamist party participation by the interim government of the Mohammed Yunus. तो अगर हम द पीरियड फ्रॉम 2024 टू 2025 की बात करें, द पीरियड फ्रॉम
2024 से 2025, it marked a seismic shift in Bangladesh political history. This period marked a seismic shift in Bangladesh political history, which is characterized by the end of Sheikh Hasina's 15-year rule and a complex transition under an interim government. तो 15 साल बाद पहली बार शेख हसीना की सरकार गिर गई। एंड जो ये पीरियड है 2024-2025 का, वहाँ पे ये बांग्लादेश पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, क्योंकि इस पीरियड के दौरान शेख हसीना का जो 15 साल का जो राज था वो समाप्त हो गया एंड एक इंटरिम सरकार का फॉर्मेशन हो गया बांग्लादेश में। सो द ट्रिगर फॉर द डाउनफॉल ऑफ द शेख हसीना गवर्नमेंट was the youth led जुलाई अपराइजिंग 2024। तो साल 2024 में जुलाई के महीने में बांग्लादेश के जो यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मैसिव प्रोटेस्ट किया। एंड ये प्रोटेस्ट इतना उग्र इसने रूप ले लिया कि शेख हसीना की सरकार गिर गई एंड उनको बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ गया। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आखिरकार यूथ ने इतना प्रोटेस्ट किया कैसे? व्हाट वाज द रीजन फॉर द मैसिव प्रोटेस्ट? सो द कैटलिस्ट वाज द कोटा रिफॉर्म मूवमेंट। द कैटलिस्ट फॉर द मैसिव प्रोटेस्ट बाय द यूथ वाज द कोटा रिफॉर्म्स। तो बेसिकली ये मुद्दा क्या है इसको समझते हैं। तो बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि 30% ऑफ द जॉब कोटा विल बी गिवन टू डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो फ्रीडम फाइटर्स के जो भी वंशज होंगे उनको 30% जॉब कोटा मिलेगा। तो बांग्लादेश में शेख हसीना की जो सरकार थी उन्होंने एक आदेश जारी किया जिसके तहत 30% जॉब कोटा विल बी गिवन टू द डिसेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। एंड ये जो फैसला था ये वहाँ के यूथ को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। लोगों ने, स्टूडेंट्स ने काफी जमकर इसका विरोध किया एंड ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और हाई कोर्ट ने भी एक भी स्टूडेंट्स की नहीं सुनी एंड सरकार के फैसले पे मोहर लगा दी। तो हाई कोर्ट ऑल्सो एग्रीड दैट 30% ऑफ द जॉब कोटा शुड बी गिवन फॉर द डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। एंड उसके बाद जो लोगों का गुस्सा है, जो यूथ का गुस्सा है, वो और ज्यादा उग्र हो गया एंड दिस लेड टू द मैसिव प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश। तो जून 2024 में ये सीरीज ऑफ इंसिडेंट शुरू हुए। जुलाई तक ये प्रोटेस्ट बहुत उग्र रूप इसने ले लिया था। इनिशियली द प्रोटेस्ट वाज वेरी पीसफुल। इनिशियली जो भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट किया। बट मिड जुलाई की अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट फोर्सेस हैं, सरकार ने इस प्रोटेस्ट का विरोध किया एंड जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा वायलेंस हमको देखने को मिला। एंड द रेस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट वाज लाइक इंटरनेट को ब्लैकआउट कर दिया गया, कर्फ्यूज लगा दिए गए, शूट ऑन साइट ऑर्डर दे दिया गया। तो एक तरीके से पहले स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट थोड़ा उग्र रूप लिया। एंड जब सरकार ने भी कुछ कड़े कदम उठाए, बांग्लादेश की सरकार ने बहुत कड़े कदम उठाए, उन्होंने इंटरनेट को ब्लैकआउट कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया, शूट ऑन साइट ऑर्डर दे दिया, जिसके तहत जिसके तहत हंड्रेड्स ऑफ जिसके तहत जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत उग्र हो गए एंड बहुत मैसिव प्रोटेस्ट, ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट था इसने बहुत उग्र रूप ले लिया था बिकॉज ऑफ द शूट ऑन साइट ऑर्डर। एंड एक तरीके से जंग बन गया, ये जो प्रोटेस्ट है ये एक जंग बन गया जहाँ पे कि 600 से 1000 लोगों की मृत्यु हो गई। मतलब कि सरकार ने शूट ऑन साइट ऑर्डर दे दिया जिसकी वजह से ये वायलेंस
में हमको काफी मौतें देखने को मिली, 600 से 1000 लोगों की जान चली गई, उनको मार गिराया गया बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। एंड ये जो घटना थी, ये लोगों ने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी, क्योंकि दिस इज इलीगल। कोई भी सरकार से कितना ही उग्र प्रोटेस्ट क्यों ना हो जाए, वहां पे आप टीयर गैस का यूज करो या दूसरे हथकंडे अपनाओ, मृत्यु करने मतलब किसी की जान लेने का अधिकार सरकार को भी नहीं है, पुलिस प्रशासन को भी नहीं है। तो 600 से 1000 लोगों की मृत्यु हो गई। एंड जिसकी वजह से ये जो प्रोटेस्ट था ये बहुत उग्र हो गया। एंड अब लोगों की डिमांड हो गई, लाइक बांग्लादेश के जो नागरिक थे उनकी ये डिमांड थी कि रेजिग्नेशन ऑफ द पीएम शेख हसीना एंड द कैबिनेट। एंड ये जो मूवमेंट था, यूथ का मास मूवमेंट, ये इतना ज्यादा उग्र हो गया था कि अगस्त फिफ्थ फिफ्थ अगस्त 2024 5 अगस्त 2024 को वी सॉ लॉन्ग मार्च टू ढाका। 5 अगस्त 2024 को वी सॉ लॉन्ग मार्च टू ढाका। मतलब जो वहाँ की के जो यूथ थे, वो एक सब इकट्ठा होके उन्होंने एक लंबा पद यात्रा तय करी। उन्होंने सारे मिलिट्री कर्फ्यू को भेद के, थाउजेंड्स ऑफ पीपल मार्च्ड, दे सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को भेद के वो पीएम रेजिडेंस में घुस गए, गना भवन, दैट इज अ पीएम। तो आप इमेजिन करो कि ढाका में जहां प्रधानमंत्री का आवास था, वहां पे लोग धावा बोल दिया सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को तोड़ के, क्योंकि इतने सारे लोग थे, हजारों लोग थे, तो अब उन पे अटैक भी नहीं किया जा सकता था। तो लोगों ने धावा बोल दिया एंड मजबूरी में शेख हसीना को जान बचा के भागना पड़ा। तो इतना उग्र ये प्रोटेस्ट बन गया था। तो अब हमको रीजन पता चला, द रीजन वाई शेख हसीना लेफ्ट बांग्लादेश एंड फ्लू अवे फ्रॉम बांग्लादेश, एंड शी केम टू दिल्ली। दिल्ली में उनको शरण मिली। तो कुल मिला के बात ये थी कि शेख हसीना की जो सरकार थी, उन्होंने ये आदेश दे दिया कि 30% जॉब कोटा विल बी गिवन टू द डिसेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स के जो भी वंशज होंगे उनको 30% जॉब कोटा मिलेगा। इस आदेश को हाई कोर्ट ने भी बैक किया, हाई कोर्ट ने भी सपोर्ट कर दिया, जिसकी वजह से एक पीसफुल प्रोटेस्ट हमको देखने को मिला ऑफ द स्टूडेंट्स। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया। एंड धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट थोड़ा सा उग्र होता गया। एंड सरकार बहुत ज्यादा उग्र हो गई, सरकार ने शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया, कर्फ्यू लगा दिए। एंड 600 से 1000 लोगों की जान चली गई, जिसकी वजह से ये जो प्रोटेस्ट था ये और ज्यादा उग्र हो गया। लोगों ने रेजिग्नेशन ऑफ पीएम शेख हसीना की मांग करी, रेजिग्नेशन ऑफ द कैबिनेट की मांग करी। एंड 5 अगस्त 2024 को हजारों लोगों ने धावा बोल दिया ढाका में, पीएम आवास में सब उन्होंने धावा बोल दिया। एंड शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। एंड उनकी जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, वो कोलैप्स कर गई। आउस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। तो अगस्त 5 2024 को thousands of students and the youth of Bangladesh, they marched along on the streets of the Dhaka, and they basically breached the PM residence. So this is like the Bangladesh political crisis। तो हमने बांग्लादेश पॉलिटिकल क्राइसिस हमको देखने को मिला ऑन 5 अगस्त 2024, जहाँ पे कि जो यूथ का जो प्रोटेस्ट था वो उसने इतना उग्र रूप ले लिया कि शेख हसीना को रिजाइन करके बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ गया। तो जो यूथ थे, दे ब्रीच्ड द पीएम रेजिडेंस एंड शेख हसीना वाज इवैक्यूएटेड वाया मिलिट्री हेलीकॉप्टर टू द कुर्मिटोला एयरबेस, एंड शी वाज फ्लेड टू इंडिया। एंड उस एयरबेस से शी फ्लू टू इंडिया।
तो इस तरीके से शेख हसीना की सरकार गिर गई. सो वी सॉ द इमीडिएट फॉल आउट, द कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द शेख हसीना. तो बांग्लादेश में देर वॉज अ इमीडिएट पावर वैक्यूम वॉज क्रिएटेड. पार्लियामेंट वॉज डिसॉल्व्ड by president, and the key Awami League leaders, they were they went hiding, they arrested and some of them fled. वो इसीलिए भी क्योंकि देखो बात ऐसी है कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, एंड शेख हसीना की सरकार ने शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया. 500 से 1000 लोगों की मृत्यु हो गई जो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग. एंड ये एक तरीके से जंग, जो ये प्रोटेस्ट था, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ सिविल वॉर. एक सिविल वॉर बन गया जहाँ पे देर वॉज अ वॉर, देर वॉज अ बैटल बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल. एंड पीपल, Bangladeshi people, they became so angry that they breached the PM residence. They breached the PM residence, and hence the Sheikh Hasina government, it got collapsed. The parliament was dissolved by the president, and जो की आवामी लीग लीडर्स थे, क्योंकि अब बांग्लादेशी जो थे, बांग्लादेश के लोग थे, वो आवामी लीग लीडर्स के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गए. कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए जो की लीडर्स थे, तो उन लीडर्स को मजबूरी में छुपना पड़ गया. कुछ लीडर्स अरेस्ट हो गए और कुछ लीडर्स को भागना पड़ गया. सो आवामी लीग्स ग्रिप डिसमेंटल्ड आफ्टर 3 कॉन्टेस्टेड टर्म्स. तो 15 साल बाद पहली बार, क्योंकि पिछले हर एक टर्म में, लाइक फॉर द पास्ट 3 consecutive टर्म्स, शेख हसीना, लाइक आवामी लीग, बांग्लादेश आवामी लीग जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो हमेशा चुनाव जीत रही थी. एंड इस बार पहली बार उसकी सरकार कोलैप्स कर गई, एंड बांग्लादेश पॉलिटिक्स में उसकी पकड़ छूट गई. इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया. सो इंटरिम गवर्नमेंट गॉट फॉर्म्ड इन बांग्लादेश विच वॉज लेड बाई मोहम्मद यूनस. interim government led by Mohammad Yunus. So, to fill the constitutional void, an interim government was formed on 8th अगस्त 2024. तो 8 अगस्त, क्योंकि देखो 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भाग गई, और उसके 3 दिन बाद 8 अगस्त 2024 को इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, एंड इट वाज लेड बाय नोबल लॉरिएट डॉक्टर मोहम्मद यूनस एज द चीफ एडवाइजर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट. तो बांग्लादेश में 15 सालों में पहली बार बांग्लादेश आवामी लीग की जो सरकार थी वो कोलैप्स कर गई, एंड एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ विच वाज लेड बाय द नोबल लॉरिएट डॉक्टर मोहम्मद यूनस एज द चीफ एडवाइजर. और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, उसका जो मैंडेट था, दैट वाज टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर, टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर, to stabilize economy, and to implement deep institutional reforms, and to prepare for free and fair elections. तो जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी, उसका सबसे पहला जो गोल था वो यही था कि बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर किया जाए. क्योंकि बांग्लादेश में आप खुद इमेजिन करो कि सरकार कोलैप्स कर गई, अब कोई भी पावर में नहीं है, एक तरीके से इमरजेंसी लग गई, तो लॉ एंड ऑर्डर की एक तरीके से धज्जियां उड़ गई, क्योंकि लोग सड़क पे आ गए थे, लाखों लोग. ढाका में आप इमेजिन करो कि ढाका में प्राइम मिनिस्टर निवास को रेड कर दिया, एक मतलब जनता ने धावा बोल दिया. तो ऐसी सिचुएशन हमको बांग्लादेश में देखने को मिली. तो इंटरिम गवर्नमेंट का जो सबसे पहला गोल था वो यही था, टू रिस्टोर द लॉ एंड ऑर्डर, टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, टू स्टेबलाइज द बांग्लादेश इकोनॉमी, and to implement deep institutional reforms, that is to prepare for free and fair elections, so that a new government can be elected. अब अगर हम की रिफॉर्म्स की बात करें फॉर द ईयर 2024-2025, द की रिफॉर्म्स,
by the interim government of Bangladesh, key reforms by the interim government of the Bangladesh, institutional overhaul. Institutional overhaul. The government launched commissions to reform the election commission. तो इंटरिम गवर्नमेंट ने कुछ कमीशंस लॉन्च किए टू रिफॉर्म द इलेक्शन कमीशन, टू रिफॉर्म द जुडिशरी, टू रिफॉर्म द पुलिस, टू रिफॉर्म द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि मतलब बांग्लादेश में लोगों की ये शिकायत थी कि जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है उसने सब कुछ खरीद लिया था। उसने इलेक्शन कमीशन को खरीद लिया था, जुडिशरी को खरीद लिया था, पुलिस फोर्सेस को खरीद लिया था, इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी को खरीद लिया था। इसीलिए इंटरिम गवर्नमेंट ने सबसे पहले कुछ स्पेशल कमीशंस बनाए टू रिफॉर्म द इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, पुलिस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो द गोल वाज depoliticization, like to remove the political influence from these bodies। अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो एक स्पेशल ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया था, and the purpose of the special tribunal was to try Sheikh Hasina and associates for crimes against humanity। क्योंकि हमको पता है कि जब बांग्लादेश में मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे थे, वहाँ की जो स्टूडेंट्स थे वो जब प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द 30% जॉब कोटा फॉर द डिसेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बांग्लादेश, तो शेख हसीना की सरकार ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया। एंड उस प्रोटेस्ट में 500 से 1000 लोगों की जान चली गई। उसके तहत इंटरिम गवर्नमेंट विच वाज लाइक एडवाइज्ड बाय डॉक्टर मोहम्मद यूनस, उन्होंने एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया एंड उस ट्रिब्यूनल का यही काम था कि शेख हसीना मतलब सिद्ध किया जाए कि हाँ भाई शेख हसीना वॉज इन्वॉल्व ह्यूमैनिटी। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट की रिफॉर्म by the interim government of Bangladesh was economic stabilization. So the administration secured funding from the IMF and World Bank. So secured IMF and World Bank funding to address inflation and dwindling foreign reserves. To address inflation and dwindling foreign reserves. Though economic struggles persisted throughout 2025, तो जो इंटरिम सरकार बनी थी बांग्लादेश में उन्होंने फंड हासिल किए फ्रॉम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंकिंग, एंड द गोल वाज टू एड्रेस द इन्फ्लेशन एंड द डिविंडलिंग फॉरेन रिजर्व्स। हालांकि इसके बावजूद भी थ्रू आउट 2025 वी सॉ इकोनॉमिक स्ट्रगल्स इन बांग्लादेश एंड पॉलिटिकल डिसीजंस। तो जो बांग्लादेश में इंटरिम सरकार बनी थी अंडर मोहम्मद यूनस, under that we saw some very crucial political decisions. So in a controversial move to dismantle the previous power structure, the interim government banned the Awami League and its affiliate organizations in mid 2025, citing role in the violence। तो ये एक बहुत बड़ा हमको एक घटना देखने को मिली जहां पे कि इंटरिम गवर्नमेंट ने आवामी लीग, बांग्लादेश आवामी लीग जो पॉलिटिकल पार्टी है एंड उसके जो एफिलिएट्स है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया। सो मिड 2025 में इंटरिम गवर्नमेंट ने आवामी लीग एंड इट्स एफिलिएट्स को पूरी तरीके से बांग्लादेश में बैन कर दिया। एंड द रीजन फॉर दैट वाज आवामी लीग वाज it played a role in violence, in spreading violence in बांग्लादेश। क्योंकि हमको पता है कि जो प्रोटेस्ट हुआ था यूथ का उसमें 500 से 1000 लोगों की जान चली गई थी बिकॉज ऑफ द शूट ऑन साइट ऑर्डर बाय द रूलिंग आवामी लीग पार्टी, रूलिंग गवर्नमेंट लेड बाय द आवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी, जिसके वजह से इंटरिम सरकार ने आवामी लीग एंड उसके एफिलिएट्स पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया
इन मिड 2025। ये एक बांग्लादेश की हिस्ट्री में बहुत बड़ी घटना हमको देखने को मिली। तो इस तरीके से ये जो घटना है इसने बांग्लादेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप को बिल्कुल बदल दिया। क्योंकि अगर जैसे अवामी लीग पार्टी बैन हो गई तो फिर वो चुनाव में भी उसने पार्टिसिपेट वो नहीं कर पाई। तो दिस मूव dismantled the previous power structure. This move completely dismantled the previous power structure. Resurgence of Islamist politics, lifting of ban. A significant political development was the reintegration of Islamist parties into the political mainstream. तो जब इंटरिम सरकार बनी बांग्लादेश में लेड बाय दी मोहम्मद यूनस, डॉक्टर मोहम्मद यूनस, so that interim government it lifted the ban on the Islamist political parties, जिसकी वजह से वी सॉ रीइंटीग्रेशन ऑफ इस्लामिस्ट पार्टीज इनटू द पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम। दसियों साल बाद हमको बांग्लादेश की पॉलिटिकल लैंडस्केप में इस्लामिस्ट पार्टीज को फिर से देखने को मिला। तो अगर हम लिफ्टिंग ऑफ द बैन की बात करें तो अगस्त 28 2024 में द इंटरिम गवर्नमेंट इट लिफ्टेड द बैन ऑन बांग्लादेश जमात ई इस्लामी, द कंट्रीज लार्जेस्ट इस्लामिस्ट पार्टी। द बैन हैड बीन imposed by the Sheikh Hasina government just days before her fall under anti-terrorism laws, and the interim administration cited a lack of evidence linking the party to terrorist activities. तो शेख हसीना की जो सरकार है जस्ट बिफोर इट्स डाउनफॉल इट इट imposed a ban on बांग्लादेश जमात ई इस्लामी विच इज द बांग्लादेश लार्जेस्ट इस्लामिस्ट पार्टी। जब इंटरिम सरकार बनी तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एविडेंस दे लिफ्टेड द बैन। रजिस्ट्रेशन रिस्टोर्ड ऑन जून 2025। तो इन जून 2025 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश रिस्टोर्ड जमात ई इस्लामिस्ट registration, officially clearing the way for it to contest future elections। तो जून 2025 में जमाती इस्लामी का रजिस्ट्रेशन रिस्टोर कर दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश, एंड बिकॉज ऑफ दैट जमाती इस्लामी विच इज द बांग्लादेश largest Islamist party, it was able to participate, it participated in the बांग्लादेश इलेक्शंस। अब अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो बांग्लादेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप में ये एक बहुत बड़ी घटना है। दिस मूव रीशेप्ड द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ बांग्लादेश, allowing Islamist groups to reorganize and hold public rallies for the first time in over a decade. It also signaled a shift away from the secular nationalist ideology that had dominated the previous administration's narrative। तो शेख हसीना की जो सरकार थी, बांग्लादेश अवामी लीग जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उसकी जो आइडियोलॉजी थी दैट वाज सेक्युलर नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। एंड पिछले 15 सालों से बांग्लादेश में सेक्युलर नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी का बोलबाला था। 15 साल बाद बिकॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ द बांग्लादेश अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी, because of the collapse of the Sheikh Hasina government, we saw a reshaping of the political landscape of Bangladesh, जहाँ पे कि बांग्लादेश की लार्जेस्ट इस्लामिस्ट पार्टी जमात ई इस्लामी को एकदम ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, एंड टू कंटेस्ट इलेक्शंस, टू होल्ड public gatherings, public rallies. So this is like a very big transformation which we can be seen in the political landscape of Bangladesh. If we look at the summary of outcome, like by early 2026,
हाँ तो देखो बात ऐसी है कि अर्ली 2026 में बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए। तो इंटरिम गवर्नमेंट इट कंक्लूडेड इट्स टेन्योर। General elections were held in February 2026, and in that we saw landslide victory for the Bangladesh Nationalist Party. तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल करी, एंड इट मार्क्ड द एंड ऑफ द ट्रांजिशन पीरियड एंड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल एरा. So this marked the end of the transition period and the beginning of the new political era. अब हम डिस्कस करेंगे जमात ई इस्लामी. तो अगर हम जमात ई इस्लामी की बात करें तो इट इज द लार्जेस्ट इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ बांग्लादेश. सो इट इज बेसिकली बांग्लादेश जमात ई इस्लामी, बीजीआई. बीजीआई का मतलब है बांग्लादेश जमात ई इस्लामी. इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी इन बांग्लादेश. तो 2024 से पहले इस पार्टी पे बैन लगा दिया गया था बाय द शेख हसीना गवर्नमेंट. सो प्री 2024 इट वाज अ बैंड एंटिटी. बट बांग्लादेश में हमको एक मानसून रेवोल्यूशन देखने को मिला, जहाँ पे ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मानसून लाइक जून जुलाई अगस्त हमको मैसिव स्टूडेंट प्रोटेस्ट, यूथ प्रोटेस्ट देखने को मिला, जिसके तहत ये प्रोटेस्ट इतना उग्र हो गया था कि 5 अगस्त 2024 को हजारों लोग ढाका की सड़कों पे आ गए, एंड सारे सिक्योरिटी को ब्रीच करके वो पीएम आवास में उन्होंने धावा बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस. जिसके तहत शेख हसीना को सब छोड़ छाड़ के, बांग्लादेश छोड़ छाड़ के भागना पड़ गया. तो दैट इज व्हाट द मानसून रेवोल्यूशन 2024. एंड इस मानसून रेवोल्यूशन के तहत बांग्लादेश में एक इंटरिम सरकार की फॉर्मेशन हुआ, जिसमें कि डॉक्टर मोहम्मद यूनस, जो कि नोबेल लॉरिएट भी है, ही बिकेम द चीफ एडवाइजर ऑफ दैट इंटरिम गवर्नमेंट. सो वी सॉ अ वेरी रैपिड ट्रांजिशन. एंड उस इंटरिम गवर्नमेंट ने ये जो भी बैन लगा था उसको लिफ्ट कर दिया. इट लिफ्टेड द बैन ऑन दिस जमाती इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी. अब हम ओवरव्यू एंड कोर प्रिंसिपल्स देखते हैं. नाउ लेट अस लुक एट द ओवरव्यू एंड द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ बांग्लादेश जमाती इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी, बीजेआई. तो बांग्लादेश जमाती इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करें, इट इज द बांग्लादेश लार्जेस्ट इस्लामिस्ट पार्टी. एंड ये बेसिकली इट एडवोकेट्स फॉर गवर्नेंस बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड शरिया लॉ. तो अगर हम इस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी की बात करें तो इट बिलीव्स इन इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड शरिया लॉ. इट बिलीव्स इन द गवर्नेंस एडवोकेटिंग दी, और गवर्नेंस बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, गवर्नेंस बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड शरिया लॉ. जमाती इस्लामी ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इट वाज बार्ड फ्रॉम 2013 इलेक्शंस. मतलब 2013 से इसको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया. so since 2013 it has been barred from elections, and 2024 में जस्ट बिफोर द मानसून रेवोल्यूशन इस पे बैन भी लगा दिया गया. बट इंटरिम जब सरकार बनी बांग्लादेश में, इट लिफ्टेड द रिस्ट्रिक्शंस. सो अगस्त 2024 में restrictions were lifted from this political party, and जून 1 2025 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत registration also got restored. So registration got restored on 1st June 2025 based on the Supreme Court orders. And because of the registration restoration by the Supreme Court of Bangladesh on 1st June 2025, this political party it became eligible
to contest the 2026 जनरल इलेक्शंस एंड 2026 के जनरल इलेक्शंस में बीजेआई ने पार्टिसिपेट किया। हालांकि वो जीत नहीं पाई, बट उन्होंने पार्टिसिपेट किया लीगली, एज ए लीगल एंटिटी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल एंड लीगल कॉन्टेक्स्ट ऑफ बांग्लादेश जमाती इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी, बीजेआई पॉलिटिकल पार्टी। द हिस्टोरिकल एंड लीगल कॉन्टेक्स्ट ऑफ जमात ई इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी। तो 1971 कंट्रोवर्सीज। तो बेसिकली ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, it remained controversial due to its opposition to Bangladesh 1971 independence and its historical links to Pakistan। तो ये जो बांग्लादेश जमाती इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी है, जब बांग्लादेश आज़ाद हो रहा था 1971 में, जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का वॉर हुआ, उसमें जब बांग्लादेश को आज़ादी मिल रही थी तो इस पॉलिटिकल पार्टी ने उसका विरोध किया। So this political party, BJI, it opposed the independence of Bangladesh, and it also has got links to Pakistan, and hence this political party was always considered like very suspicious, and इसीलिए शेख हसीना की सरकार ने लाइक बांग्लादेश आवामी लीग 2013 में इन पे बैन लगा दिया गया, इनको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया। एंड 2024 में भी इन पे इस पॉलिटिकल पार्टी पे बैन लगा दिया। 2001 से 2006 तक बीजेआई वाज इन पावर। इट वाज इन लाइक अ जूनियर कोalition पार्टनर विद बीएनपी। तो बांग्लादेश में 2001 से 2006 तक बीएनपी का शासन था, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का शासन था। तो उसमें बीजेआई वाज अ जूनियर पार्टनर, बीजेआई वाज अ जूनियर पार्टनर, जूनियर कोalition पार्टनर विद बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। 2012 में हमको कॉन्स्टिट्यूशनल शिफ्ट भी देखने को मिला। तो टू मेंटेन द लीगल रजिस्ट्रेशन, द पार्टी amended its charter in 2012 to replace the goal of an Islamic system with a democratic system। तो 2012 में इस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने चार्टर को अमेंड किया, जहाँ पे कि the goal was replaced from Islamic system to a democratic system। However, it still maintains a long term vision। अभी भी इसका जो लॉन्ग टर्म विजन है दैट इज शरिया बेस्ड गवर्नेंस। अभी भी इसका जो लॉन्ग टर्म विजन है दैट इज शरिया बेस्ड गवर्नेंस। अब हम डिस्कस करते हैं लीडरशिप एंड मॉडर्न विजन ऑफ बांग्लादेश जमात ई इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी, बीजेआई। लीडरशिप एंड मॉडर्न विजन। So this political party is led by Dr. Shafiqur Rahman. So he is a 67-year-old chief and former government physician who has steered the party toward a more moderate public image। तो अभी इस पार्टी के जो हेड हैं वो डॉक्टर शफीकुर रहमान है। 67 ईयर्स के हैं ये पहले गवर्नमेंट फिजिशियन भी रह चुके हैं, एंड इन्होंने इस पॉलिटिकल पार्टी को एक मॉडरेट पब्लिक इमेज प्रदान करा है। अब इस तो दैट इज द लीडरशिप ऑफ दिस पार्टी। तो अगर हम बांग्लादेश जमाती इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप की बात करें तो वो अभी हमने डिस्कस किया। अब अगर हम विजन की बात करें तो 5 ईयर स्टेबिलिटी प्लान, 5 ईयर स्टेबिलिटी प्लान। तो बीजेआई इज वर्किंग towards a 5 year stability plan। The focus is on national stability। The focus is on national stability over immediate power seeking। तो अभी इस पॉलिटिकल पार्टी का गोल जो है वो इमीडिएट पावर सीकिंग नहीं है, rather focus on national stability। And this political party is committed to a new and prosperous Bangladesh।
तो 2026 के जनरल इलेक्शंस में इस पॉलिटिकल पार्टी ने हिस्सा लिया था, एंड उसका जो मैनिफेस्टो था वो था एंटी करप्शन एंड रिफॉर्म्स, जहाँ पे द मेन गोल वाज ह्यूमन बांग्लादेश, लाइक बांग्लादेश फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन. दैट वाज द मेन एजेंडा फॉर दिस पॉलिटिकल पार्टी. So zero tolerance for corruption. So a pledge that no minister will accept tax-free cars or land plots. That is the zero tolerance for corruption. Welfare economy, transitioning to an interest-free, insaf, that is justice-based economic model. Youth and tech, investing in technology-driven agriculture and manufacturing. Investing in technology driven एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग. तो अगर हम बांग्लादेश जमाती इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, बीजेआई की, तो अंडर डॉक्टर शफीकुर रहमान ये जो पॉलिटिकल पार्टी है 2026 में इसने बांग्लादेश जनरल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया. इसका जो मैनिफेस्टो था वो था एंटी करप्शन एंड रिफॉर्म्स, जहाँ पे कि ह्यूमन बांग्लादेश, बांग्लादेश फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन वाज इट्स गोल. एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें इनके मैनिफेस्टो की, तो जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, वेलफेयर इकोनॉमी जहाँ पे कि इंसाफ, दैट इज जस्टिस, इंटरेस्ट फ्री बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल्स पे ये लोग काम करेंगे. एंड दे आर दिस पॉलिटिकल पार्टी इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग. कोलिशन एंड यूनिटी गवर्नमेंट मॉडल. अगर हम कोलिशन एंड यूनिटी गवर्नमेंट मॉडल, तो बेसिकली जमाती इस्लामी, लाइक बांग्लादेश जमाती इस्लामी जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेआई, इन्होंने 2026 के बांग्लादेश जनरल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया. एंड इन्होंने एक गठबंधन बनाया. दैट इज व्हाट इज द कोalition एंड यूनिटी गवर्नमेंट मॉडल इज. तो 2026 के इलेक्शंस के लिए इन्होंने एक यूनिटी गवर्नमेंट का प्रपोजल दिया टू मूव बियॉन्ड बाइनरी पॉलिटिक्स ऑफ द पास्ट. सो वी हैव एन इंक्लूसिव फ्रेमवर्क जिसके तहत this political party BJI, it advocated for a model where the party winning the most seats selects the prime minister. मतलब इस पॉलिटिकल पार्टी ने एक गठबंधन बनाया ऑफ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, एंड उसमें ये कहा गया कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा सीट्स मिलेगी दे विल सेलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, बट ऑल मेजर पार्टीज will participate in governance to ensure the stability. So that is the inclusive framework. तो 2026 के बांग्लादेश के जनरल इलेक्शंस की अगर हम बात करें, तो जो बीजेआई पॉलिटिकल पार्टी है उसने एक गठबंधन बनाया जहाँ पे कि उसने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, लाइक 11 पार्टीज, 11 छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस इन्होंने बनाया. तो 2026 का जो जनरल इलेक्शन था वहां पे बीजेआई इट कॉन्टेस्टेड as part of alliance and not just as an individual. It contested as part of alliance, 11 party alliance. And among this 11 party we also had National Citizen Party, NCP. And ये जो नेशनल सिटीजन पार्टी है इट इज लेड बाय की स्टूडेंट अपराइजिंग लीडर्स. तो बीजेआई ने 2026 का जो बांग्लादेश का जनरल इलेक्शन हुआ उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया एज अ 11 पार्टी अलायंस. एंड उस 11 पार्टी में वन ऑफ द पार्टी वाज नेशनल सिटीजन पार्टी विच वाज लेड बाय की स्टूडेंट अपराइजिंग लीडर्स. एंड एक इंक्लूसिव फ्रेमवर्क इन्होंने बनाया जिसके तहत जो भी 11 पार्टीज हैं अगर इनकी सरकार बनती है तो ऑल दीज 11 पार्टीज विल पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस. एंड ऑल्सो जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट्स मिलेगी दे कैन सेलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर. So this is the coalition and unity government model which was adopted by Bangladesh Jamaati Islami political party for the 2026
बांग्लादेश जनरल इलेक्शंस। अब हम देखते हैं इलेक्टोरल परफॉर्मेंस फरवरी 2026। तो फरवरी 2026 को लाइक वी सॉ जनरल इलेक्शंस इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में हमको जनरल इलेक्शंस देखने को मिले ऑन फरवरी 2026। एंड वहाँ पे सो एग्जैक्टली द डेट इज 12th फरवरी 2026। 12th फरवरी 2026 में को बांग्लादेश में जनरल इलेक्शंस हुए। एंड वी सॉ अ हिस्टोरिक कमबैक ऑफ जमात ई इस्लामी। तो जो जमात ई इस्लामी है, हालांकि ये जीत नहीं पाई इलेक्शन, बट इट वाज एबल टू बिकम द मेन ऑपोजिशन। अब बांग्लादेश में जमात ई इस्लामी बीजेआई हैज टर्न्ड आउट टू बी द मेन ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसने बीजेआई ने 68 सीट्स सिक्योर करी इन जातीय संसद। एंड ऑफिशियली इट बिकेम द मेन ऑपोजिशन for the first time in the Bangladesh history. First time in the Bangladesh history, BGI became the main opposition. और अब के बार जो इलेक्शंस थे उसमें हमको वोटर बेस में भी शिफ्ट देखने को मिला। वी सॉ अ शिफ्ट इन द वोटर बेस। तो बीजेआई को अब की बार यंग एजुकेटेड लोगों का वोट प्राप्त हुआ। हर बार क्या होता था, बीजेआई जो है, सिंस इट इज द बांग्लादेश लार्जेस्ट इस्लामिस्ट पार्टी, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव वोट्स इसको मिलते थे। बट अब की बार इसको जो मेन वोट्स मिले हैं, दैट इज फ्रॉम द यंग एजुकेटेड वोटर्स। लाइक अप्रोक्सीमेटली 21.45% ऑफ द यूथ वोट was secured by this political party. एंड जो यंग एजुकेटेड वोटर्स हैं, दे फेवर्ड इट्स परसीव्ड डिसिप्लिन एंड इंटीग्रिटी। दे फेवर्ड इट्स परसीव्ड डिसिप्लिन एंड इंटीग्रिटी। अब हम डिस्कस करेंगे चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश। सो चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश। तो 2024 से पहले इन बांग्लादेश वी सॉ डायनेस्टिक डिओपोली। लाइक फॉर डेकेड्स सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टीज का वहाँ पे बोलबाला था। एक तो रूलिंग गवर्नमेंट विच वाज लेड बाय बांग्लादेश आवामी लीग एंड द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बट 2024 में वी सॉ मानसून रेवोल्यूशन, जहाँ पे कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हमको देखने को मिला। तो 2024 से 2026 में देयर वाज अ इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। सो वी सॉ जनरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो 15 सालों के बाद पहली बार बांग्लादेश आवामी लीग पावर से चली गई। शेख हसीना की सरकार कोलैप्स कर गई। एंड वी सॉ अ जनरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन वेर इन we saw massive youth activism and structural reforms during the period 2024 to 2026 and post 2026 and February 2026 में we saw the general elections in Bangladesh। and उसके बाद we saw pluralistic system in Bangladesh। प्लूरलिस्टिक सिस्टम। प्लूरलिस्टिक सिस्टम का मतलब ये है कि मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज नाउ आर इन पिक्चर। तो जो मेन ऑपोजिशन है, इट इज एन अलायंस ऑफ 11 पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द बीजेआई एंड द एनसीपी, दैट इज द नेशनल सिटीजन पार्टी। तो वी कैन सी अ राइज ऑफ प्लूरलिस्टिक सिस्टम इन बांग्लादेश। तो फ्रॉम डायनेस्टिक duopoly to pluralistic system, and the key drivers for this changing political landscape in Bangladesh, the key drivers की अगर हम बात करें, डिजिटल मोबालाइजेशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म डिमांड्स एंड एंटी करप्शन प्रोटेस्ट। तो बांग्लादेश में अब लोग जागरूक हो गए हैं
Now we can see a shift from personality to policy. Now the people are not focusing on a personality like Sheikh Hasina or any influential leader. Rather, they are looking at the policy. So in Bangladesh, we can see a shift from personality to policy. And the key drivers for this shift is the digital mobilization, wherein the youth is participating in politics. We are seeing the electoral reform demands and the anti-corruption protest. The rise of Gen Z political alliances. अब हम देखते हैं द राइज ऑफ जेन जी पॉलिटिकल अलायंसेस. तो बांग्लादेश में हमको जेन जी पॉलिटिकल अलायंसेस देखने को मिल रहे हैं पहली बार. एक पिछले 15 सालों में पहली बार हमको जेन जी पॉलिटिकल अलायंस, द राइज ऑफ Gen Z political alliance in Bangladesh, we can see. So this is like the most significant shift in the political landscape in Bangladesh. So we can see a very significant shift wherein we see formal entry of student leaders from 2024 uprising into mainstream politics. तो जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, लाइक कॉलेजेस में भी इलेक्शंस होते हैं, यूनिवर्सिटीज में इलेक्शंस होते हैं, तो स्टूडेंट लीडर्स अब वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं. एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नेशनल सिटीजन पार्टी. तो बांग्लादेश में वी हैव नेशनल सिटीजन पार्टी. तो अब बांग्लादेश का जो मेन ऑपोजिशन है, इट इज एन 11 अलायंस ऑफ 11 पॉलिटिकल पार्टीज. एंड उस अलायंस में नेशनल सिटीजन पार्टी भी एक हिस्सा है. So this National Citizen Party is a political party which is formed by Gen Z. It is formed by leaders of students against discrimination movement. So National Citizen Party is led by Gen Z students who are against the discrimination movement. And this political party has turned out as a primary vehicle for youth interest. Primary vehicle for youth interest. And this political party, National Citizen Party, it broke the traditional student wing model where student groups served as muscle for major parties. अभी तक होता क्या था, जो स्टूडेंट ग्रुप्स थे वो पॉलिटिकल पार्टी जो मेजर पार्टीज थी उसको सपोर्ट करते थे. अंटिल नाउ बांग्लादेश में स्टूडेंट ग्रुप्स, जो मेजर स्टूडेंट ग्रुप्स थे, दे जस्ट सपोर्टेड, दे एक्टेड लाइक अ मसल फॉर मेजर पार्टीज. बट पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश वी सॉ कि स्टूडेंट ग्रुप्स ने मिलके अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल फोर्स का फॉर्मेशन कर दिया. एंड नेशनल सिटीजन पार्टी, तो नेशनल सिटीजन पार्टी स्टूडेंट, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स की पार्टी है, एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है विच इज लेड बाय द जेन जी students who are against the discrimination, like student against discrimination movement. So National Citizen Party is an example of rise of Gen Z political alliances. इसके अलावा we can also see the technocratic influence in Bangladesh. We can also see the technocratic influence in Bangladesh. So unlike traditional politicians, these young leaders, these Gen Z leaders, they prioritize data-driven policy, climate resilience and digital rights. तो बांग्लादेश में हमको ये देखने को मिल रहा है कि अनलाइक द ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस, ये जो यंग लीडर्स हैं, जो जेन जी लीडर्स हैं, वो डेटा ड्रिवन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस में लाने की बात कर रहे हैं. सो दैट इज अ टेक्नोक्रेटिक इन्फ्लुएंस. सो दीज यंग लीडर्स, they are prioritizing data driven policy, they are prioritizing the climate resilience, they are prioritizing the digital rights. And hence we can see a platform shift, we can see a platform shift, we can see a platform shift. So for these Gen Z young leaders, their platform moved away from historical grievances of 1971, like
instead of talking about historical grievances of 1971, these young Gen Z leaders, they are focusing on Bangladesh 2.0, that is the future centric vision. तो ये बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण है, एक बहुत पॉजिटिव एक हमको चीज देखने को मिली। जिस तरीके से मानसून रेवोल्यूशन हुआ बांग्लादेश में, विच स्टार्टेड फ्रॉम द मंथ ऑफ जून 2024। तो जून 2024 के महीने में बांग्लादेश में स्टूडेंट्स दे गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी 30% कोटा, 30% जॉब कोटा विच वॉज गिवन टू द डिसेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बांग्लादेश। तो उस फैसले के विरुद्ध एक प्रोटेस्ट हमको देखने को मिला। ये प्रोटेस्ट गरमाता गया, एंड जब सरकार इन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ खड़ी हो गई, जब शेख हसीना की सरकार ने आदेश दे दिया, शूट ऑन साइट ऑर्डर, कर्फ्यू लगा दिया, 500 से 1000 लोगों की मृत्यु हो गई बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेस्ट। तो ये जो भी यूथ थी, बांग्लादेशी यूथ, ये सड़कों पे आ गई, ढाका की सड़कों पे आ गई। एंड 5 अगस्त 2024 को दे रेडेड, दे ब्रोक ऑल द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, एंड उन्होंने प्रधानमंत्री के आवास पे धावा बोल दिया। एंड जिसकी वजह से शेख हसीना की सरकार कोलैप्स कर गई, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। एंड 15 सालों में पहली बार बांग्लादेश में हमको एक पावर वैक्यूम देखने को मिला, एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। एंड वहीं से जेनजी पॉलिटिकल मूवमेंट बांग्लादेश में हमको देखने को मिला। एंड इस जेनजी पॉलिटिकल मूवमेंट के तहत नेशनल सिटीजन पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, जो कि एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है। एंड हमको टेक्नोक्रेटिक इन्फ्लुएंस भी देखने को मिला, जहाँ पे कि ये जो यंग जेनजी लीडर हैं, ये लोग टेक्नोलॉजी का यूज करने की बात कर रहे हैं। दे आर प्रायोरिटाइजिंग द डेटा ड्रिवन पॉलिसी, क्लाइमेट resilience, digital rights, and instead of talking about historical grievances of 1971, these young Gen Z leaders, they are talking about Bangladesh 2.0, which is basically their future-centric vision. Decline of traditional dominance. Decline of traditional dominance. अब अगर हम चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश की बात करें, तो वी आर सीइंग अ डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल डोमिनेंस. So the zero-sum politics that defined the rivalry between the Bangladesh Awami League and the Bangladesh Nationalist Party for 30 years has been disrupted. So the zero-sum politics जो 30 साल से था बांग्लादेश में, the zero-sum politics between the Bangladesh Awami League and the Bangladesh Nationalist Party, it has been disrupted because of the collapse of the बांग्लादेश अवामी लीग। बांग्लादेश अवामी लीग बिल्कुल अब तो बैन हो गई है। इंटरिम गवर्नमेंट लेड बाय डॉक्टर मोहम्मद यूनस, दे बैंड दी बांग्लादेश अवामी लीग। तो 30 साल से जो जीरो सम पॉलिटिक्स चल रही थी, जिसके तहत देर वाज अ डियोपोलिक डायनेस्टी, जहाँ पे दो मेन प्लेयर्स थे बांग्लादेश की पॉलिटिकल लैंडस्केप में। सिर्फ दो मेन प्लेयर्स थे, बांग्लादेश आवामी लीग एंड बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में राइवलरी थी। अब बांग्लादेश आवामी लीग पे बैन लग गया है, एंड जिसकी वजह से ये जो जीरो सम पॉलिटिक्स था, ये पूरी तरीके से डिसरप्ट हो चुका है। सो नाउ देर इज अ आवामी लीग वैक्यूम इन बांग्लादेश। सो नाउ देर इज अ आवामी लीग वैक्यूम इन बांग्लादेश। तो शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा ऑन 5 अगस्त 2024। एंड उसके बाद इंटरिम सरकार बनी, एंड उन्होंने 2025 में आवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी पे बैन लगा दिया। एंड जिसकी वजह से, उस बैन की वजह से, अ मैसिव पॉलिटिकल स्पेस गॉट ओपनड अप, क्योंकि एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया। क्योंकि आवामी लीग एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने 15 साल तक राज किया बांग्लादेश में। उस पॉलिटिकल पार्टी पे बैन लगा दिया गया, तो एक मैसिव पॉलिटिकल स्पेस ओपन अप हो गया। a massive political space got opened up, and definitely बीएनपी ने भी इस स्पेस को फिल करने का पूरा प्रयास किया, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बट ये इतना बड़ा स्पेस था कि और भी प्लेयर्स फिर पिक्चर में आए, लाइक बांग्लादेश जमात ई इस्लामी, बीजेआई,
पे बैन हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने रजिस्ट्रेशन को रिस्टोर कर लिया, जिसके तहत बीजीआई को टिकट मिल गई। 2026 का जो बांग्लादेश जनरल इलेक्शंस हुआ था, वहां पे बीजेआई ने इलेक्शन लड़ा था। वहां पे बीजेआई ने इलेक्शन लड़ा था। तो ये जो मैसिव पॉलिटिकल स्पेस था, इट वाज फिल्ड अप बाय स्मॉल स्मॉल प्लेयर्स। लाइक बीजेआई ने 10 और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके एक अलायंस बनाया, 11 पार्टी का एक अलायंस बनाया। एंड ये इन लोगों ने मिलके इलेक्शंस लड़ा। एंड दैट इज व्हाट द थर्ड फोर्स इमरजेंसीज। तो अब बांग्लादेश में बीएनपी के अलावा वी आर ऑल्सो सीइंग द इमरजेंस ऑफ द थर्ड फोर्स। तो 2026 का जो बांग्लादेश का जनरल इलेक्शन हुआ, देयर वी सॉ द इमरजेंस ऑफ थर्ड फोर्स, वेरिन वी सॉ जमात लेड अलायंस। तो बीजेआई लेड 11 पार्टी अलायंस। एंड उस 11 पार्टी अलायंस में एनसीपी का भी बहुत बड़ा रोल था, नेशनल सिटीजन पार्टी विच इज लाइक द जेनजी लेड पार्टी। एंड 2026 का जो जनरल इलेक्शंस था बांग्लादेश में, इट प्रूव्ड दैट now the Bangladesh is having a multipolar parliamentary system. So Bangladesh is moving toward a multipolar parliamentary system, जहाँ पे कि बांग्लादेश पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे डेफिनेटली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई है। बट मेन ऑपोजिशन की अगर हम बात करें तो इट इज एन अलायंस ऑफ 11 पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द बीजेआई एंड एनसीपी। एंड उन्होंने भी काफ़ी सीट्स हासिल करी है in the parliament of Bangladesh. So now in Bangladesh we can see multipolar parliamentary system, which is a very significant change in the political landscape in Bangladesh. Institutional demand for accountability. तो पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में काफी कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से लोगों का सिस्टम पे भरोसा उठ गया। जिस तरीके से शेख हसीना की गवर्नमेंट ने 30% जॉब कोटा का ऐलान कर दिया फॉर द डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। एंड जिस तरीके से जब वहाँ पे पीसफुली स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कर्फ्यू लगा दिया गया, शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया गया, 500 से 1000 लोगों को मार गिराया गया। सो द प्रोटेस्ट टर्न्ड आउट टू बी अ सिविल वार बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, जिसकी वजह से लोगों का सरकार पे भरोसा उठ गया, सिस्टम पे भरोसा उठ गया। एंड जो इंटरिम सरकार बनी उनके ऊपर एक प्रेशर था कि वो जो ट्रस्ट था उसको फिर से जीतने का। तो बांग्लादेश में जब इंटरिम सरकार बनी 2024-2025, लाइक 2024 से 2026 जनवरी तक ये इंटरिम गवर्नमेंट पावर में रही। और 2026 लाइक फरवरी 2026 में बांग्लादेश में जनरल इलेक्शंस हुए। उससे पहले तक इंटरिम गवर्नमेंट पावर में थी। एंड इस इंटरिम गवर्नमेंट ने दे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड culture of questioning that persisted into the new 2026 एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो ये इंटरिम सरकार बनी, इसने कुछ बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए। एंड इट ऑल्सो इंस्टीट्यूशनलाइज द कल्चर ऑफ रीजनिंग, कल्चर ऑफ क्वेश्चनिंग, जहाँ पे कि इन्होंने अलाउ किया मीडिया को एक फ्री हैंड दिया कि आप क्वेश्चंस पूछो, कल्चर ऑफ क्वेश्चनिंग। एंड वो जो कल्चर ऑफ क्वेश्चनिंग है, इट इज स्टिल परसिस्टेड, इट इज कैरिड फॉरवर्ड बाय द न्यू बांग्लादेशी गवर्नमेंट। एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, द जुलाई चार्टर which marked as a constitutional shift. So this July charter was approved by referendum alongside the 2026 elections, and this July charter introduced a two-term limit for prime ministers, preventing the rise of future autocrats. तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है जुलाई चार्टर। तो जुलाई चार्टर के तहत बांग्लादेश में एक जुलाई चार्टर का इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जुलाई चार्टर के तहत कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो मैक्सिमम उसकी 2 टर्म की लिमिट होगी, मतलब 2 बार मैक्सिमम वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, 2 बार से ज्यादा वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है।
तो जुलाई चार्टर का जो की प्रोविजन है, सो द की प्रोविजन ऑफ द जुलाई चार्टर इज 2 टर्म लिमिट फॉर प्राइम मिनिस्टर्स इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में अब प्राइम मिनिस्टर की अगर हम टर्म लिमिट की बात करें तो वो 2 है। 2 से ज्यादा बार कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है। एंड ये जो भी जुलाई चार्टर था, इट वॉज अप्रूव्ड बाई रेफरेंडम alongside the 2026 जनरल इलेक्शंस। तो इस जुलाई चार्टर को अप्रूव कर दिया गया है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, नाउ इन बांग्लादेश वी विल नॉट सी एनी फ्यूचर ऑटोक्रेट्स लाइक शेख हसीना, क्योंकि 2 बार से ज्यादा कोई भी प्राइम मिनिस्टर अब बांग्लादेश में नहीं बन पाएगा। इन एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इज द एम्पावरिंग इंडिपेंडेंट कमीशंस। तो इंटरिम सरकार ने कुछ स्पेशल इंडिपेंडेंट कमीशंस का फॉर्मेशन किया। एंड इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इन द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश, जो इंटरिम सरकार बनी उन्होंने कुछ स्पेशल इंडिपेंडेंट कमीशंस का फॉर्मेशन किया। एंड ऑल्सो टू 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 बेसिकली वॉच द जुडिशरी, द इलेक्शन कमीशन, द एंटी करप्शन कमीशन। द गोल वॉज डीपोलिटाइजेशन। द गोल वॉज डीपोलिटाइजेशन। तो आइडिया ये था कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को हटाना। एंड उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा कदम उठाया, दैट इज पहली बार बांग्लादेश में इलेक्शन कमीशन, एंटी करप्शन कमीशन एंड जुडिशरी वेर ग्रांटेड financial and administrative autonomy. For the first time in Bangladesh, Election Commission, Anti-Corruption Commission, and Judiciary granted financial and administrative autonomy from the Prime Minister's office. तो अब कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश में इलेक्शन कमीशन, एंटी करप्शन कमीशन एंड जुडिशरी, नाउ दे कैन function independently. They have been granted financial and administrative autonomy from the Prime Minister's office. Now, the Prime Minister's office of Bangladesh cannot interfere in the administrative and the financials of Election Commission, Anti-Corruption Commission and Judiciary. So, एक तरीके से इंटरिम सरकार ने इन कमीशंस को इंडिपेंडेंट कर दिया, ऑटोनोमस कर दिया, आजाद कर दिया फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, विच इज अ वेरी वेरी बिग मूव। एंड इसकी वजह से ये जितने भी कमीशंस हैं ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर पाएंगे। एक तरीके से हमने डीपोलिटाइजेशन कर दिया है बांग्लादेश में। सो इलेक्शन कमीशन, एंटी करप्शन कमीशन एंड जुडिशरी विल बी ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली। एंड इससे क्या होगा, एक अकाउंटेबिलिटी सिद्ध होगी। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस एंड सिविक वॉचडॉग्स। तो अगर हम चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश की बात करें तो इन बांग्लादेश वी आर looking at a transparent governance and civic watchdogs. So digital transparency has become a non-negotiable demand from the electorate. तो बांग्लादेश में डिजिटल ट्रांसपेरेंसी हैज बिकम अ नॉन नेगोशिएबल डिमांड। सो वी कैन सी नाउ ओपन डेटा इनिशिएटिव्स इन बांग्लादेश, जिसके तहत the youth driven movements successfully pushed for a national transparency portals. So in Bangladesh we have national transparency portals because of the monsoon revolution, and this national transparency portal, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरेन एड एलोकेशन एंड पब्लिक स्पेंडिंग की रियल टाइम ट्रैकिंग करी जा सकती है। So real-time tracking of contracts, foreign aids and public spending. And Bangladesh में social media is now the new parliament. तो लोग सोशल मीडिया में भी काफी एक्टिव हो रहे हैं, और इंटरिम गवर्नमेंट ने भी मीडिया पे छूट दे दी। लोग मतलब उसको कहते हैं ना, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है वॉइस ऑफ द पीपल। तो वॉइस ऑफ द पीपल को सपोर्ट किया इंटरिम गवर्नमेंट ने, जिसके तहत social media, it became the new parliament wherein citizens are openly expressing their concerns,
Social media platforms like TikTok, Facebook, they became the primary arenas for political debate. So TikTok, Facebook, they became the primary debate arenas. And it is forcing politicians to engage directly with citizens rather than through state controlled narratives. तो बांग्लादेश में अब पॉलिटिशियंस डायरेक्टली लोगों के साथ एंगेज कर रहे हैं rather थ्रू स्टेट नैरेटिव्स. एंड बांग्लादेश में ट्रेडिशनल मीडिया पे अभी भी बैन, मतलब धीरे धीरे वो बैन हटाया जा रहा है. सो ट्रेडिशनल मीडिया इज स्टिल रिकवरिंग, बट सोशल मीडिया में लोग खुल के सामने आ रहे हैं, अपने कंसर्न्स रेस कर रहे हैं एंड पॉलिटिशियंस के साथ डायरेक्टली एंगेज कर रहे हैं. तो ये एक तरीके का चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप हमको बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, वेरिन वी कैन सी द ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस एंड सिविल वॉचडॉग्स, जहाँ पे कि ओपन डेटा इनिशिएटिव्स लाइक नेशनल ट्रांसपेरेंसी पोर्टल्स हमको बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है. इसके साथ साथ सोशल मीडिया में भी हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज देख रहे हैं. शिफ्ट इन पॉलिटिकल रेटोरिक, शिफ्ट इन पॉलिटिकल रेटोरिक. तो अगर हम चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश की बात करें, वी कैन सी अ शिफ्ट इन पॉलिटिकल रेटोरिक. So the language of politics has moved from identity and ideology to performance and service delivery. ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमको देखने को मिल रहा है. तो बांग्लादेश में अभी आइडेंटिटी एंड आइडियोलॉजी से हटकर लोग परफॉर्मेंस एंड सर्विस डिलीवरी की बात कर रहे हैं. क्योंकि अभी तक क्या था, देखो, शेख हसीना या बांग्लादेश आवामी लीग को इसलिए लोग पसंद करते थे क्योंकि बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में भी उनका एक काफी बड़ा योगदान रहा उस पॉलिटिकल पार्टी का. एंड एक आइडियोलॉजी एंड एक आइडेंटिटी बन गई थी. तो आइडेंटिटी एंड आइडियोलॉजी के दम पे उनको वोट मिलते थे, ना कि परफॉर्मेंस एंड सर्विस डिलीवरी के दम पे. बट जिस तरीके से बांग्लादेश में करप्शन हुआ एंड बहुत सारी चीजें लोगों ने देखी, तो लोग भी समझदार हो गए, सिटीजन समझदार हो गए. एंड नाउ वी कैन सी अ शिफ्ट इन political rhetoric, wherein now people are not looking at identity and ideology, rather people are looking at performance and service delivery. So now in Bangladesh, we can see issue-based voting. In Bangladesh, we can see issue-based voting. तो जो बांग्लादेश में 2026 का जनरल इलेक्शंस हुआ था इन द मंथ ऑफ फरवरी 2026 में बांग्लादेश में जनरल इलेक्शंस हुआ था. वहां पे वोटर्स इन अर्बन सेंटर्स voters in urban centers, they prioritize inflation control, job creation, and judicial independence over party loyalty. So rather than uh, going for a political party like the identity and ideology, their priority was performance and service delivery, where people were seeking inflation control, job creation, and judicial independence. And we also saw collaborative governance. तो बांग्लादेश में पहली बार हमको कोलैबोरेटिव गवर्नेंस देखने को मिला. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी गवर्नमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनिटी गवर्नमेंट और नेशनल कंसेंसस गेन्ड ट्रैक्शन. एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि बांग्लादेश जमात ई इस्लामी, बीजेआई जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसने 10 अदर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर एक अलायंस बनाया एंड उस अलायंस ने इलेक्शन लड़ा. तो बांग्लादेश में जो 2026 में जनरल इलेक्शन हुआ था, तो वहां पे बीजेआई ने एक अलायंस बना के इलेक्शन लड़ा एंड इट सिग्नल्ड अ मूव अवे फ्रॉम द विनर टेक्स ऑल मेंटालिटी ऑफ द पास्ट. क्योंकि अभी तक होता क्या था कि बांग्लादेश में डियोपोली चलती थी, डियोपोली डायनेस्टी, मतलब कि सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टी का राज था, बांग्लादेश आवामी लीग एंड बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी. बट जैसे ही बांग्लादेश आवामी लीग पे बैन लगा दिया गया, अदर पॉलिटिकल पार्टीज पिक्चर में आई, एंड जैसे ही बांग्लादेश जमात ई इस्लामी पे बैन हटा दिया गया एंड बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में
बांग्लादेश जमाती इस्लामी का रजिस्ट्रेशन को भी रिस्टोर कर लिया, जिसके तहत इनको टिकट मिल गई। ये पॉलिटिकल पार्टी बीजेआई वाज एबल टू कॉन्टेस्ट फॉर द 2026 जनरल इलेक्शंस। एंड बीजेआई ने 10 और पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द एनसीपी, नेशनल सिटीजन पार्टी, इन्होंने इलेक्शंस लड़े। एंड ये एक शुरुआत है कोलैबोरेटिव गवर्नेंस की। तो वी कैन सी अ शिफ्ट इन पॉलिटिकल रेटोरिक इन बांग्लादेश। So, as a changing political landscape in Bangladesh, now in Bangladesh, people are not looking at identity and ideology, rather, they are talking about performance and service delivery. Now, people are prioritizing issue based voting, and we can also see collaborative governance in Bangladesh. अब हम डिस्कस करेंगे की इश्यूज फॉर द न्यूली इलेक्टेड बीएनपी. So, if we talk about the key issues for the newly elected BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, तो अभी फरवरी 2026 में बांग्लादेश में जनरल इलेक्शंस हुए थे. 12 फरवरी 2026, 12 फरवरी 2026 में बांग्लादेश में जनरल इलेक्शंस हुए. एंड उस इलेक्शंस में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करी, एक बहुत बड़ी जीत हासिल करी. एंड बीएनपी इज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान. तो तारिक रहमान अब बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए. एंड इनको जनता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, मैसिव मैंडेट. एंड अब इनके सामने कुछ बहुत बड़े स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं जिस पे काम करने की आवश्यकता है. एंड वही हम डिस्कस करेंगे. द की इश्यूज फॉर द न्यूली इलेक्टेड बीएनपी. जो नई अभी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इलेक्ट हुई है, उसके सामने क्या बड़े चैलेंजेस हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो तीन मेन आयाम हैं, की चैलेंजेस है. एक तो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जहाँ पे कि न्यूली इलेक्टेड बीएनपी को इकोनॉमी को, बांग्लादेश की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है. फूड इन्फ्लेशन, फ्यूल इन्फ्लेशन, जो कर्जा है उसको मैनेज करने की आवश्यकता है. मैनेज नेशनल डेप्थ. एंड जॉब क्रिएशन की बहुत बड़ी आवश्यकता है. यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन बांग्लादेश, एंड जॉब क्रिएशन इज समथिंग विच इज अ की इशू फॉर द न्यूली इलेक्टेड बीएनपी. दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है गवर्नेंस रिफॉर्म. क्योंकि अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो लोगों का सिस्टम पे भरोसा उठ गया है. जिस तरीके से शेख हसीना की गवर्नमेंट ने 30% जॉब कोटा इंट्रोड्यूस कर दिया फॉर द डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, एंड जिस तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट के विरोध में सरकार ने, शेख हसीना की गवर्नमेंट ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया, कर्फ्यू लगा दिया, जिससे 500 से 1000 लोगों की जान चली गई. एंड और भी बहुत सारे करप्शन हमको देखने को मिले. इन सब की वजह से लोगों का भरोसा बिल्कुल उठ गया है. बांग्लादेश के लोगों का सिस्टम पे भरोसा बिल्कुल उठ गया है. जिस तरीके से गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्शन कमीशन, जुडिशियरी, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है न्यूली इलेक्टेड बीएनपी के सामने. सो इट हैज टू रिस्टोर इंस्टीट्यूशंस लाइक द जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन. सो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो सरकार अभी बनी है बांग्लादेश में, दे हैव टू मेक इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी फुल्ली ऑटोनॉमस, फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस. एंटी करप्शन ड्राइव, न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन बांग्लादेश को एंटी करप्शन ड्राइव पे फोकस करना पड़ेगा. सिस्टमैटिक तरीके से एंटी करप्शन ड्राइव चलानी होगी, ताकि जो भी करप्ट एक्टिविटीज है उसको आइडेंटिफाई करा जा सके एंड उसको रिजॉल्व करा जा सके.
एंड ह्यूमन राइट्स पे भी काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जिस तरीके से 500 से 1000 लोगों की जान चली गई ड्यूरिंग द मानसून रेवोल्यूशन इन बांग्लादेश विच लेड टू द डाउनफॉल ऑफ शेख हसीना गवर्नमेंट, तो ह्यूमन राइट्स पे भी काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सो दिस इज द गवर्नेंस रिफॉर्म्स विच द न्यूली इलेक्टेड बीएनपी शुड टेक केयर ऑफ। एंड तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, दैट इज द सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बांग्लादेश में जो अभी नई सरकार बनी है बीएनपी की, उसके सामने सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक गंभीर मुद्दा है, जिसमें कि हेल्थ केयर एक्सेस एंड हेल्थ केयर क्वालिटी पे काम करने की आवश्यकता है। एजुकेशन सेक्टर को रिवैम्प करने की आवश्यकता है। एंड क्लाइमेट रिजिलियंस पे काम करने की आवश्यकता है। तो ये तीन मेन पिलर्स होंगे जिसपे कि न्यूली इलेक्टेड बांग्लादेश की गवर्नमेंट को काम करने की आवश्यकता है। तो अगर हम की गवर्नेंस प्रायोरिटीज की बात करें कि व्हाट आर द की गवर्नेंस प्रायोरिटीज फॉर द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन बांग्लादेश, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अभी बांग्लादेश में सरकार बनी है, उसके सामने कुछ की गवर्नेंस प्रायोरिटीज हैं। सो द बीएनपी इज मैंडेटेड, the BNP's mandate is centered on a Bangladesh first mission, prioritizing a clean break from the previous era। बांग्लादेश में 15 सालों के बाद एक नई सरकार आ रही है। पिछले 3 टर्म में शेख हसीना की सरकार आवामी लीग ने रूल किया था। अब 15 साल बाद बांग्लादेश में एक नई पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार बनाई है, एंड वो एकदम नए तरीके से काम करेगी। एंड उसका पूरा गोल होगा बांग्लादेश फर्स्ट मिशन। its goal would be Bangladesh first mission, prioritizing a clean break from the previous era। एंड ये जो नई सरकार अभी बनी है, इट विल फोकस ऑन एंटी करप्शन रिफॉर्म्स। द न्यूली इलेक्टेड बांग्लादेशी गवर्नमेंट विल फोकस ऑन एंटी करप्शन रिफॉर्म्स। तो द गवर्नमेंट हैज प्लेज्ड अ टॉप डाउन नॉन नो टॉलरेंस पॉलिसी, टॉप डाउन नो टॉलरेंस पॉलिसी। सो द गवर्नमेंट ने कुछ की मेजर्स पे काम किया है। सो दोज की मेजर्स इंक्लूड empowering the एंटी करप्शन कमीशन एज अ फुल्ली इंडिपेंडेंट बॉडी। तो बांग्लादेश में जो अभी नई सरकार बनी है बीएनपी की, उसने एंटी करप्शन कमीशन को फुल्ली ऑटोनॉमस कर दिया। एंटी करप्शन कमीशन इन बांग्लादेश हैज बीन मेड a fully independent body by the newly elected BNP government in Bangladesh, publishing a white paper on past financial irregularities and recovering laundered funds। तो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि एक वाइट पेपर पब्लिश किया जाए ऑन ऑल द पास्ट फिनेंशियल इरेगुलरिटीज, ताकि लोगों तक फिनेंशियल इरेगुलरिटीज पहुंचे एंड लॉन्डर्ड फंड्स को रिकवर किया जा सके। अपॉइंटिंग एन ombudsman and implementing single window clearance for businesses to reduce bribery। तो ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है बांग्लादेश की सरकार ने, जहाँ पे कि सिंगल विंडो क्लियरेंस के कंसेप्ट पे ये लोग काम कर रहे हैं, ताकि अगर किसी कोई भी सरकारी काम अगर हमको कराना है, लाइक किसी बिजनेस को कोई भी सरकारी काम कराना है, तो एक सिंगल विंडो से वो काम हो जाए। क्योंकि जब मल्टीपल विंडोज होते हैं तो वहाँ पे घूसखोरी का काम चलता है। जब तक आप उसको कुछ घूस नहीं दोगे, काम आपका आगे बढ़ेगा नहीं। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस से क्या होगा कि हम करप्शन को काफी हद तक रोक पाएंगे, ब्राइबरी को हम रिड्यूस कर पाएंगे। तो हमने देखा कि कैसे द न्यूली इलेक्टेड बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई बांग्लादेश में, एंड आते ही उन्होंने एंटी करप्शन के रिफॉर्म को लेके आए बांग्लादेश में, जहाँ पे कि टॉप डाउन नो टॉलरेंस पॉलिसी पे वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ की सरकार। उन्होंने एंटी करप्शन कमीशन को फुल्ली इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया, वाइट पेपर पब्लिश करने का आदेश जारी कर दिया ऑन द पास्ट फिनेंशियल इरेगुलरिटीज, ताकि लोगों तक कम्युनिकेट कर सके जो भी फ्रॉड हुए हैं बाय प्रीवियस गवर्नमेंट्स। एंड ऑल्सो सरकार ने
सिंगल विंडो क्लियरेंस इंप्लीमेंट करने का आदेश दे दिया है, सो दैट घूसखोरी को बड़ी मात्रा में रोक सके। जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नेंस प्रायोरिटी है इन फ्रंट ऑफ द न्यूली इलेक्टेड बांग्लादेश गवर्नमेंट, दैट इज द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो अभी बांग्लादेश में इन्फ्लेशन रेट 15% तक पहुंच गया है। सो टू टैकल 15% इन्फ्लेशन एंड dwindling फॉरेन रिजर्व्स, बीएनपी ने कुछ कदम उठाए हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इट इज एमिंग फॉर अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2034। तो अभी जो बांग्लादेश में नई सरकार बनी है उसका मिशन ये है कि 2034 तक बांग्लादेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाया जाए। तो उसके तहत जो नई सरकार है, इट विल बी इशूइंग फैमिली कार्ड्स फॉर 5 मिलियन लो इनकम हाउस होल्ड्स टू प्रोवाइड फूड सब्सिडीज। तो बांग्लादेश में फूड सब्सिडीज को लॉन्च करने का प्लान है, जहाँ पे कि 5 मिलियन, लाइक 50 लाख घरों को फैमिली कार्ड्स दिया जाएगा। एंड उस फैमिली कार्ड्स की मदद से वो जो भी मेंबर्स होंगे, जो जो भी नागरिक होंगे बांग्लादेश के, दे विल बी एबल टू गेट द फूड इन सब्सिडाइज प्राइस। कम कम रेट में उनको अनाज मिलेगा। तो फैमिली कार्ड्स, फार्मर कार्ड्स टू एंश्योर फेयर क्रॉप प्राइजेस एंड इंश्योरेंसेस। तो बांग्लादेश की सरकार ने किसानों के लिए फार्मर कार्ड्स का लॉन्च किया है। एंड इन इन फार्मर कार्ड्स की मदद से जो किसान हैं वो फेयर क्रॉप प्राइजेस इंश्योर कर सकते हैं, एंड उनको इंश्योरेंस भी टाइमली मिल जाएगा। एंड जो बांग्लादेश की सरकार है, इट इज फोकसिंग ऑन ल्यूरिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय अलाउिंग फुल प्रॉफिट रिपैट्रिएशन एंड स्टेबलाइजिंग द एक्सचेंज रेट। तो जो बांग्लादेश की सरकार है वो ये चाहती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए बांग्लादेश में। दूसरी कंट्रीज, जो इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं, जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, दे शुड इन्वेस्ट इन बांग्लादेश, सो दैट अगर बांग्लादेश में बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो ऑटोमेटिकली बांग्लादेश का डेवलपमेंट होगा। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द एक्सचेंज रेट। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग। Now, one very important key governance priority in front of the newly elected Bangladesh government is the strengthening the institution। तो इसके तहत अब जैसे कि बांग्लादेश में जुलाई चार्टर लग चुका है, सो अंडर द जुलाई चार्टर बीएनपी इज कमिटेड टू इम्प्लीमेंट अ 2 टर्म लिमिट फॉर द प्राइम मिनिस्टर। तो जुलाई चार्टर के तहत बांग्लादेश में जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो मैक्सिमम 2 टर्म तक बन सकता है, सेम प्राइम मिनिस्टर। So in Bangladesh, now we have a 2 term limit for the Prime Minister under the July Charter, and BNP is committed to establish a bicameral parliament, adding an upper house to ensure broader checks and balances। तो अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में अभी सिर्फ एक ही सदन चलता है, देर इज ओनली वन हाउस। बट अब बांग्लादेश में जो नई सरकार है वो, उसका एक विजन ये है कि एक अपर हाउस को भी ऐड किया जाए। इससे क्या होगा कि थोड़ा और ट्रांसपेरेंसी आएगा, ब्रॉडर चेक्स एंड एक बैलेंस हमको बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा। एंड रिस्टोरिंग द केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम फॉर फर्दर इलेक्शंस। तो जो न्यूली इलेक्टेड बांग्लादेश गवर्नमेंट है, इट विल रिस्टोर द केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम फॉर फ्यूचर इलेक्शंस, सो दैट लोगों का सिस्टम पे भरोसा फिर से आ जाए। क्योंकि अभी लोगों का सिस्टम पे भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। जिस तरीके से शेख हसीना की गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में करप्शंस के हमको इंसिडेंट्स देखने को मिले, तो लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा उठ गया था। लोग इतने गुस्सा हो गए कि वो ढाका की सड़कों पे उतर गए। एंड 5 अगस्त 2024 को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर लाइक शेख हसीना का जो रेजिडेंस था उसको रेड कर लिया। एंड शेख हसीना को अपनी जान बचा के भागना पड़ा, बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। तो ऐसा हाल हो गया था। तो लोगों का सिस्टम पे बिल्कुल भरोसा उठ गया है बांग्लादेश में। एंड जो नई सरकार आई है बीएनपी की, उसका यही
एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी है कि लोगों का फिर से लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम पे भरोसा लेके आया जाए, ट्रस्ट। एंड उसके लिए दे आर वर्किंग ऑन स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशन, बैलेंसिंग रिलीजन एंड सेक्युलरिज्म। तो जो अभी न्यूली इलेक्टेड बांग्लादेश गवर्नमेंट है, उसके सामने एक और बहुत बड़ा इशू है, दैट इज बैलेंसिंग द रिलीजन एंड सेक्युलरिज्म। तो अगर हम बीएनपी की बात करें, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसकी अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें, सो बीएनपी हैज अडॉप्टेड अ मिडल पाथ अप्रोच। तो बीएनपी की अगर हम बात करें, इट हैज अडॉप्टेड अ मिडल पाथ अप्रोच। इसका मतलब ना तो वो एकदम कट्टर इस्लाम को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक एकदम, ना ही वो एकदम सेक्युलर हो रहे हैं, बैलेंस वो मेंटेन कर रहे हैं। तो बीएनपी की अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें, तो इट इज फॉलोइंग अ मिडल पाथ अप्रोच। एंड अगर हम प्रीवियस पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, लाइक शेख हसीना का जब राज था, 15 सालों तक आवामी लीग ने राज किया बांग्लादेश में, एंड दे वेर स्ट्रिक्ट सेक्युलर। उन्होंने शुरुआत से ही अपनी आइडियोलॉजी क्लियर कर दी कि वो सेक्युलर सरकार बनाएंगे, एंड वो पूरा सेक्युलर सेकुलरिज्म पे यकीन रखते हैं। बट बीएनपी ने एकदम साफ कर दिया कि दे विल बी फॉलोइंग अ मिडल पाथ अप्रोच, एंड उनका जो फोकस होगा, दैट विल बी टुवर्ड्स बांग्लादेशी नेशनलिज्म। दे विल बी फोकसिंग ऑन बांग्लादेशी नेशनलिज्म एंड नॉट सेकुलरिज्म। तो जो अभी न्यूली गवर्नमेंट बांग्लादेशी गवर्नमेंट है, इट इज फोकसिंग ऑन इंक्लूसिव आइडेंटिटी। So the BNP emphasizes that religion is individual, the state is for all। तो उन्होंने एक यूनिटी की बात करी, उन्होंने इंक्लूसिव आइडेंटिटी की बात करी। उनका ये कहना है कि हमको रिलीजन से ऊपर उठ के नेशनलिज्म की तरफ बढ़ना होगा। बीएनपी की ये सोच है कि बांग्लादेश में जितने भी लोग हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, दे ऑल आर बांग्लादेशी। सो दैट इज व्हाट देयर आइडियोलॉजी इज, बांग्लादेशी नेशनलिज्म। बांग्लादेशी नेशनलिज्म, जहाँ पे कि ये जो भी सरकार है, ये इंक्लूसिव आइडेंटिटी की बात करती है, जिसके तहत सारे के सारे जो बांग्लादेश में लोग रह रहे हैं, ऑल द सिटीजन्स ऑफ बांग्लादेश, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, दे ऑल बिलोंग टू वन नेशन, एंड दे आर बांग्लादेशी फर्स्ट, एंड उसके बाद उनका रिलीजन आएगा। सो दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ दिस बीएनपी, and they are clearly rejecting the sectarian labels in favor of a unified national identity। एंड वो यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी की बात करते हैं। उनका ये कहना है, बीएनपी का, जो अभी बांग्लादेश में नई सरकार बनी है, उनका ये कहना है कि आपका कोई भी मजहब हो, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं, जो भी आप हैं, अगर आप बांग्लादेश के सिटीजन हैं, तो हम आपको एज अ बांग्लादेशी ट्रीट करेंगे। सो बांग्लादेशी फर्स्ट अप्रोच। So this is what the ideology of newly elected Bangladeshi government। And minority protection, minority protection। So following the 2024-25 communal unrest, तो देखो बेसिकली 2024 में तो बहुत ज़्यादा हमको प्रोटेस्ट देखने को मिले, द मानसून रेवोल्यूशन इन बांग्लादेश। फिर इंटरिम सरकार बनी, 8 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट बनी, लेड बाय नोबल लोरिएट डॉक्टर मोहम्मद यूनस। एंड उसके बाद हमने देखा कि लोग जो हैं वो माइनॉरिटी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। एंड बांग्लादेश में हिंदूज आर द माइनॉरिटीज, तो उनके खिलाफ लोग काफी ज्यादा, मतलब कि हमने काफी सारे केसेस वगैरह देखे, तो कम्युनल अनरेस्ट हमको देखने को मिला। तो अभी जो नई सरकार बनी है बांग्लादेश में बीएनपी की, इट प्लेजेड स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट रीजन रिलीजियस वायलेंस। क्योंकि जो नई सरकार है बीएनपी की सरकार, इट बिलीव्स इन इंक्लूसिव आइडेंटिटी। इस सरकार का ये कहना है कि अगर कोई बांग्लादेशी सिटीजन है, तो वो उसको हम पहले बांग्लादेशी देखेंगे, उसके बाद हम उसके रिलीजन की बात करेंगे। तो दे प्लेज स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट कम्युनल अनरेस्ट, अगेंस्ट एनी रिलीजियस वायलेंस। एंड दे आर ऑल्सो सेटिंग अप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर रिलीजियस लीडर्स
ऑफ ऑल फेथ्स। एंड ये जो अभी बीएनपी की सरकार बनी है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कराएंगे जहाँ पे कि ये कोशिश करेंगे कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं उन तक भी ये बात पहुंचाई जाए कि आप बांग्लादेश को पहले रखो। लाइक बांग्लादेशी नेशनलिज्म की फीलिंग को वो उसको रखना चाहते हैं, सपोर्ट मतलब लोगों में इम्पार्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे कि इंक्लूसिव आइडेंटिटी की बात करना चाहते हैं, जो भी आपस में नफरत है उसको मिटाने की बात करना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन जब वो यूनाइट होता है तभी वो ग्रो करेगा। अगर हम भारत की भी बात करें तो अगर सारे रिलीजन के लोग अगर मिलके काम करेंगे तभी भारत ग्रो करेगा। और वही अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर बाहर वाले लोग इसका मिसयूज करेंगे। जैसे कि अगर हम ब्रिटिश एरा की बात करें तो ब्रिटिश एरा में ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हिंदू मुस्लिम्स को आपस में लड़वाते रहते थे एंड वो फायदा उठाते थे। तो किसी भी नेशन में सब लोगों को मिलके रहना होगा एंड मिलके आगे बढ़ना होगा, तभी जाके ट्रूली ग्रोथ हमको मिलेगी। एंड वही बीएनपी की भी आइडियोलॉजी है, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी की, wherein they are setting up training programs for religious leaders of all faiths। अब बांग्लादेश में जो नई सरकार बनी है बीएनपी की, अगर हम अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस की बात करें, तो इफ वी लुक एट द अपॉर्चुनिटीज फॉर द न्यूली इलेक्टेड बांग्लादेशी गवर्नमेंट, तो अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो इंक्लूसिव गवर्नेंस। तो बांग्लादेश में अब जो नई सरकार बनी है, इट हैज अ 49 मेंबर कैबिनेट एंड 49 मेंबर कैबिनेट ऑफर्स चांस टू मॉडल कोलैबोरेटिव लीडरशिप। क्योंकि 49 मेंबर कैबिनेट बहुत बड़ा कैबिनेट होता है, तो किसी कैबिनेट में अगर 49 मेंबर्स हैं तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश की जो नई सरकार बनी है उसने सारे तबके को इंक्लूड कर लिया है। क्योंकि जो 49 मेंबर्स हैं वो अलग अलग रीजन से आते हैं, बांग्लादेश के अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं एंड इसीलिए हम इसको इंक्लूसिव गवर्नेंस का नाम दे रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग्स में, पॉलिसी मेकिंग में अलग अलग जगह के लोग इन बांग्लादेश दे विल पार्टिसिपेट and that is a very big opportunity. So 49 member cabinet of the newly elected Bangladesh government, it offers chance to model collaborative leadership, youth engagement। जो अभी नई सरकार बनी है बीएनपी की बांग्लादेश में, इट हैज प्रॉमिस्ड 10 million न्यू जॉब क्रिएशन इन 18 months। तो नई सरकार बीएनपी की जो सरकार है बांग्लादेश में, इसने 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का प्रॉमिस किया है इन द 18 months, 1.5 साल में। एंड द आईसीटी सेक्टर ग्रोथ एम्स टू मेंटेन द सपोर्ट ऑफ द जेनजी इलेक्टोरेट। तो बीएनपी की सरकार ने 18 मिलियन, लाइक 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का वादा किया है इन द 18 months। एंड ऑल्सो इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है, लाइक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी, तो इस सेक्टर को भी ग्रो करने का वादा किया है। तो बेसिकली जो अभी नई सरकार बांग्लादेश में बनी है उसके सामने एक तो इंक्लूसिव गवर्नेंस की अपॉर्चुनिटी है, 49 मेंबर का कैबिनेट है। एंड दूसरा, अभी बांग्लादेश का जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है एंड वो एक रेवोल्यूशन की मांग कर रहा है। क्योंकि बांग्लादेश में एकदम ताज़ा ताज़ा नई सरकार बनी है एंड जो यूथ है बांग्लादेश की उसको भी नई सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। तो ये एक बीएनपी के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लोगों का ट्रस्ट जीतने का। अगर बीएनपी जॉब्स क्रिएट करने में सक्षम हो जाती है तो वो यूथ का सपोर्ट जीत लेगी। इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ बीएनपी। एंड बीएनपी ने प्रॉमिस भी किया है, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी ने बांग्लादेश के यूथ को प्रॉमिस किया है कि वो 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे इन 18 months। एंड इंफॉर्मेशन, लाइक आईटी सेक्टर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी ग्रो करने का इन्होंने वादा किया है। सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ द बीएनपी। अब अगर हम चैलेंजेस की बात करें, व्हाट आर द challenges in front of the newly elected Bangladeshi government?
तो अभी बांग्लादेश में जो नई सरकार बनी है उसके सामने क्या महत्वपूर्ण चैलेंजेस हैं। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है सेक्युलर वर्सेस इस्लामिस्ट टेंशंस। देखो अभी जो पिछली सरकार थी बांग्लादेश में आवामी लीग की, शेख हसीना की जो सरकार थी, वो प्योरली सेक्युलर थी। वो खुल के कहती थी कि दे प्रमोट सेक्युलरिज्म, दे वेर सेक्युलर। एंड जैसे ही वो सरकार कोलैप्स हुई, बांग्लादेश में इंटरिम सरकार बनी। 8 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। एंड उस इंटरिम गवर्नमेंट ने जमात ई इस्लामी, लाइक बीजेआई, बांग्लादेश जमात ई इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर से बैन हटा दिया। 2025 जून 2025 में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने बीजेआई को इलेक्शन लड़ने का टिकट दे दिया, उनका रजिस्ट्रेशन को रिस्टोर कर लिया। एंड बीजेआई जो है वो फुल्ली इस्लाम को सपोर्ट करती है। बीजेआई बांग्ला, क्योंकि वो बांग्लादेश की लार्जेस्ट इस्लामी पार्टी है। लाइक हमारी भारतीय जनता पार्टी है, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, वैसे बीजेआई बांग्लादेश में इस्लामिक राइट्स की बात करती है। एंड अब की बार जब चुनाव हुआ 12 फरवरी 2026 में, जब हमने बांग्लादेश जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट्स देखे, तो हमने ये देखा कि बीजेआई ने 10 और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर एक अलायंस बनाया। तो 11 पार्टी का अलायंस, इट बिकेम द मेजर अपोजिशन, मेन अपोजिशन। तो बांग्लादेश में बीएनपी जो है उसने रूलिंग गवर्नमेंट बनाई। एंड 11 पार्टी अलायंस इज द मेन अपोजिशन। एंड उसमें बीजेआई को 68 सीट्स मिली है। बीजेआई हैज सिक्योर्ड 68 सीट्स। सो बांग्लादेश जमात ई इस्लामी, it has now become the main opposition with 68 seats, and it will exert pressure from the right. एंड अगर हम बीएनपी की बात करें तो बीएनपी मिड पाथ अप्रोच फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे ये टेंशन जो है ये बड़ा चैलेंज है। एक तरफ तो बीएनपी एक न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रही है, बट जो मेन ऑपोजिशन है बांग्लादेश में वो इस्लामिस्ट है। तो सेक्युलर वर्सेस इस्लामिस्ट टेंशन इज अ वेरी बिग challenge in front of the newly elected Bangladeshi government. So it has to manage the polarizing forces. So the challenge is managing the polarizing forces. Now, if we talk about other challenges, we have public trust. So skepticism remains regarding whether the BNP will revert to the autocratic tendencies and political retribution seen in the early 2000s. तो अभी बांग्लादेश में एक और बड़ा चैलेंज है, वो है पब्लिक ट्रस्ट। क्योंकि देखो अगर हम सन 2000 की बात करें, उस दौरान भी बीएनपी पावर में आई थी। एंड वहां पे हमको देखने को मिला कि इट शोड ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज, जो डिक्टेटरशिप वाला जो था वैसा हमको रुतबा देखने को मिला जब सन 2000 में बीएनपी पावर में आई थी। तो अभी भी लोगों के अंदर एक डाउट है कि क्या अब की बार भी बीएनपी कुछ इस तरीके का रवैया दिखाएगी। सो देर इज अ स्पेक्टिसिज्म इज देयर। एंड हेंस पब्लिक ट्रस्ट इज समथिंग विच इज अ चैलेंज। लाइक अब बीएनपी के सामने जो एक बड़ा चैलेंज है वो है लोगों का भरोसा जीतना, विनिंग द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। एंड इट हैज टू प्रूव, बीएनपी हैज टू प्रूव इट्स कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी। एंड पब्लिक ट्रस्ट को जीतने के लिए बीएनपी बेसिकली इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करेगी, उसको और स्ट्रेंथन करेगी और ट्रांसपेरेंट करेगी। एंड शेख हसीना की गवर्नमेंट ने जो मिस्टेक्स करे उससे वो ऊपर उठ के उन मिस्टेक्स को करेक्ट करेंगी। रीजनल एंड ग्लोबल इम्प्लीकेशंस। तो अगर हम न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार बन गई है। सो इट हैज अ रीजनल एंड ग्लोबल इम्प्लीकेशंस। तो अब हमको ये देखना होगा कि जो नई बांग्लादेश में सरकार बनी है उसका इंडिया के साथ क्या रिलेशंस होंगे। क्योंकि वी नो दैट आवामी लीग की जो सरकार थी, शेख हसीना की जो सरकार थी, उसका भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध थे।
बट अभी तारिक रहमान नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार बनी है, उसका भारत के साथ क्या रिलेशंस होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। तो में जो अभी नई सरकार बनी है, उन्होंने उनका ये कहना है कि हम दोस्त हैं बट हम गुलाम नहीं हैं। फ्रेंड यस, मास्टर नो। लाइक इंडिया के लिए इनका ये कहना है कि हम भारत के दोस्त हैं बट हम भारत के गुलाम नहीं हैं। एंड दिस स्लोगन बाय द बीएनपी, फ्रेंड यस मास्टर नो, इट इज सिग्नलिंग अ डिजायर फॉर इक्वल एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। तो यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि जो अभी नई बांग्लादेश की सरकार बनी है, इट इज एक्सपेक्टिंग अ इक्वल एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट विद द रिलेशंस विद इंडिया rather than perceived subordination of the past। क्योंकि जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तब एक तरीके से भारत मास्टर था एंड बांग्लादेश भारत की बात मानता था। बट अभी बीएनपी का ये कहना है कि हम इक्वल एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं, हम दोस्त हैं बट हम गुलाम नहीं हैं, ना हम गुलाम बनेंगे। एंड इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी देखना है, वाटर शेयरिंग। तीस्ता नदी का जो वाटर शेयरिंग है, तो जो बांग्लादेश की सरकार बनी है, नई सरकार बनी है बीएनपी की, इट सीक्स फेयर वाटर शेयरिंग। मतलब कि बीएनपी की जो सरकार है बांग्लादेश में, वो चाहती है कि पानी शेयर हो, लाइक तीस्ता नदी का जो पानी है वो शेयर हो दोनों कंट्रीज के बीच में। एंड भारत के सामने जो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जिस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट के, जैसे बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो हिंदुओं पे अत्याचार हुआ। तो इंडिया को बस एक, इंडिया के सामने कंसर्न है एंटी इंडिया इंसर्जेंट एक्टिविटी। मतलब भारत बांग्लादेश की नई सरकार से ये चाहती है कि वो बॉर्डर एक्टिविटीज पे नजर बनाए रखे एंड एंटी इंडिया जो भी एक्टिविटीज है उस पे वो भारत का साथ दे, उसको फाइट करने के लिए। एंड वहाँ पे बांग्लादेश में जो भी हिंदू माइनॉरिटीज हैं उनको एक प्रोटेक्शन दिया जाए। तो ये भारत की मांग है फ्रॉम द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो व्हाट इंडिया वांट्स फ्रॉम द न्यूली इलेक्टेड बांग्लादेशी गवर्नमेंट इज safeguarding the minorities, safeguarding the Hindu minorities in Bangladesh, and also taking strict actions against the anti-India insurgent activities all across Bangladesh. So this is what India wants from the newly elected Bangladeshi government। अब हम ये देखते हैं कि जो अभी बांग्लादेश में नई सरकार बनी है उसका रिलेशंस विद चाइना एंड द वेस्ट। तो अगर हम अ, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बात करें, इट्स रिलेशंस विद चाइना, सो बीएनपी इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अ डोमिनेंट ट्रेड एंड डिफेंस पार्टनरशिप। तो जो अभी बांग्लादेश में नई सरकार बनी है वो चाइना के साथ अपना ट्रेड जारी रखेगी एंड चाइना को वो अपना एक मेन डिफेंस पार्टनर बनाएगी, जहाँ पे चाइना जो है 70% ऑफ द आर्म्स विल बी सप्लाइड बाई चाइना टू द बांग्लादेश। तो जो बांग्लादेश की सरकार है, बीएनपी की जो सरकार है, वो चाइना से 70% आर्म्स प्रोक्योर करेगी। चाइना जो है वो बांग्लादेश का एक डिफेंस पार्टनर होगा एंड जो भी ट्रेड है वो जारी रहेगा। सो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ द न्यूली इलेक्टेड बांग्लादेशी गवर्नमेंट विद चाइना। एंड वही अगर हम रिलेशन ऑफ न्यूली इलेक्टेड बांग्लादेशी गवर्नमेंट विद वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, यूएस, यूके, so the BNP seeks deeper ties with the US and the UK to attract oil and gas investment in the Bay of Bengal। तो न्यूली इलेक्टेड बांग्लादेशी गवर्नमेंट वो चाहती है कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम वो भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करे इन द बे ऑफ बंगाल रीजन फॉर ऑयल एंड गैस। क्योंकि बे ऑफ बंगाल में भी ऑयल एंड गैस की रिफाइनरीज लाइक वहाँ पे मौजूद है एंड
बांग्लादेश चाहता है कि वहाँ पे यूएस एंड यूके इन्वेस्ट करे। एंड BNP has also embraced $15 billion US trade deal involving aircraft and energy। तो जो न्यूली इलेक्टेड बांग्लादेशी गवर्नमेंट है उसने यूएस के साथ एक $15 बिलियन की ट्रेड डील की भी बात करी है, जहाँ पे कि दिस ट्रेड डील विद द यूएस विल इन्वॉल्व द एयरक्राफ्ट एंड एनर्जी। अब अगर हम रिलेशंस ऑफ न्यूली इलेक्टेड बांग्लादेशी गवर्नमेंट विद साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स की बात करें, सो द BNP हैज प्लेज्ड टू रिवाइव सार्क। सो द BNP हैज प्लेज्ड टू रिवाइव सार्क एंड pursue ASEAN membership to diversify the diplomatic footprint। तो अभी बांग्लादेश में जो नई सरकार बनी है वो सार्क में अपना जो भी इन्वॉल्वमेंट है उसको रिवाइव करेगी, सार्क में और ज्यादा एक्टिव होगी, एंड ऑल्सो एशियान मेंबरशिप को भी वो आगे परस्यू करेगी, कंटिन्यू रखेगी। एंड द न्यूली इलेक्टेड बांग्लादेशी गवर्नमेंट, BNP की जो सरकार है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इट इज डाइवर्सिफाइंग द डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट। तो साथियों, हमने ये न्यूज़ एनालिसिस कंप्लीट कर ली। हमने ये देखा कि बांग्लादेश जो हमारा इमीडिएट नेबरहुड है, हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, इट इज एट अ क्रिटिकल पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट। हमने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश में एकदम तख्ता पलट हो गया, सत्ता वहां पे बिल्कुल बदल गई। पहले आवामी लीग की सरकार थी, शेख हसीना की सरकार थी, किस तरीके से लोग वहां पे सड़कों पे आ गए, ढाका की सड़कों पे, एंड 5 अगस्त 2024 को वो प्राइम मिनिस्टर के आवाज में उन्होंने धावा बोल दिया, एंड शेख हसीना को जान बचा के भागना पड़ा बांग्लादेश छोड़ के, एंड उनकी सरकार कोलैप्स कर गई। 8 अगस्त 2024 को इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, विच was led by नोबल लोरिएट डॉक्टर मोहम्मद यूनस। एंड किस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट ने बांग्लादेश जमाती इस्लामी BJI पॉलिटिकल पार्टी पे बैन हटा दिया, किस तरीके से जून 2025 में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने BJI पे से का जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिस्टोर करके उसको टिकट दे दी कि भाई अब वो चुनाव लड़ सकता है। एंड हमने देखा कि 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के जनरल इलेक्शंस का जब हमने रिजल्ट देखा, तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने वहां पे सरकार बना ली, एंड BJI ने 11 पॉलिटिकल पार्टी का अलायंस बनाया। उसमें नेशनल सिटीजन पार्टी, जो कि यूथ लेड पार्टी है, वो भी मौजूद है। इट इज द मेन ऑपोजिशन। तो अब बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल लैंडस्केप की अगर हम बात करें, वो डियोपोली से मल्टीपोलर बन गया। लाइक बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अब उस लैंडस्केप में आ गई है। एंड अभी वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो नई सरकार बनी है, इट कुड स्टेबलाइज द पॉलिटिक्स इन बांग्लादेश, एंड इट कैन ऑल्सो क्रिएट न्यू टेंशंस। वो समय बताएगा कि किस तरीके से चीज़ें इवॉल्व होगी बांग्लादेश में। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे इस न्यूज़ एनालिसिस में। सो डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल शिवयो क्लासेस फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग lectures and courses. Thanks for watching. Thanks for your time.